कोट है, एवरी डे मे नॉट बी गुड बट देयर इज समथिंग गुड इन एवरी डे। तो देखिए हर दिन हो सकता है अच्छा ना हो, लेकिन हर एक दिन में कुछ ना कुछ अच्छा होगा, ये जरूर याद रखिएगा। तो आपके लिए अभी अच्छा समय चल रहा है, नहीं चल रहा है, पर एक चीज याद रखिएगा, पूरे दिन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अच्छा होता है और उसको ग्रैब करके आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है। और इसलिए हम लोग यहां पर डेली मिलते हैं। और अभी कुछ समय से तबीयत खराब होने की वजह से मैं क्लास नहीं कर पा रहा था, बट अब अपनी क्लास डेली होगी। कब? मंडे टू फ्राइडे होगी, दोपहर को 2 से 3 बजे, जहां पर हम लोग करेंगे जीके जीएस के सवाल फॉर एसएससी एमटीएस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और कल आपके लिए एक स्पेशल सेशन भी लेकर आ रहा हूं मैं। कल सुबह 6 बजे से 8 बजे हम लोग करने वाले हैं 12 मंथ का करंट अफेयर। तो जरूर जुड़िएगा कल सुबह 6 से 8 बजे, सैटरडे मतलब स्पेशल क्लास, राइट। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, पहले क्वेश्चन के साथ। लेकिन उससे पहले सभी लोग फटाफट से यस टाइप करेंगे, जिससे मुझे पता चल जाए मेरी स्क्रीन और वॉइस एकदम क्लियर है। फटाफट से एक बार यस टाइप करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जल्दी जल्दी से, फटाफट से। थोड़ी तबीयत खराब थी, बट कोई नहीं, वायरस बहुत ज्यादा प्यार करती है लगता है। हमने बोला उसको कि हमारी वाइफ है, इतना प्यार मत करो, झगड़ा हो जाएगा, फिर भी नहीं छोड़ रही है। ठीक है, चलिए, तो यस यस यस। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, 25% ऑफ द लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड बाय मराठास इन द डेक्कन वॉज कॉल्ड डैश। ठीक है, यहां पे पूछ रहे हैं दक्कन में मराठों द्वारा एकत्रित भू राजस्व का 25% डैश कहा जाता है। क्या भोग कहा जाता था, सरदेशमुखी, चौथ या फिर भाग? क्या कहा जाता था? तो यहां पे कह रहे सर होना चाहिए चौथ होना चाहिए, बाकी लोग क्या कहते हैं यहां पे करेक्ट आंसर होगा या नहीं? तो जो लोग चौथ चौथ कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चौथ में क्या हुआ करता था, जो भी लैंड रेवेन्यू आएगा, ठीक है, लैंड रेवेन्यू, ठीक है, उसका जो है आपको क्या करना पड़ेगा, 25% मतलब 1/4 को हम लोग क्या कहते हैं, चौथ कहते हैं, राइट। तो उतना आपको टैक्स देना होगा। और उसी चौथ पर अगर एक्स्ट्रा 10% जो है टैक्स लग जाए तो उसको हम लोग क्या कहते थे, सरदेशमुखी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे तो देखा जाए दोस्तों, ये चौथ वाला सिस्टम जो था मुगल के समय में ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र का था उस समय। ठीक है, मराठों में इसको दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से यूज किया गया था। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, चौथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। यस, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, Who ascended the throne after the death of गियासुद्दीन तुगलक? कह रहे हैं गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद तुगलक या फिर खुसरो खान या फिर मुबारक खान? कौन बैठा उसकी गद्दी पे? तो यहां पे कह रहे सर मोहम्मद बिन तुगलक होना चाहिए, बाकी लोग क्या कहते हैं, एमबीटी एमबीटी। चलिए, जो लोग एमबीटी एमबीटी कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जिसको पागल राजा कहा जाता था, क्या कहा जाता था, पागल राजा। ठीक है, पागल राजा, या इंग्लिश में इसको कहते थे वाइज फूल, मतलब चतुर्मूर्ख। चतुर्मूर्ख क्यों कहते थे, क्योंकि जो भी डिसीजन लेता था उसमें फेल हो जाता था। जैसे कि इसने कैपिटल चेंज किया, कैपिटल कहां से कहां चेंज किया, तो इसने दिल्ली से देवगिरी कर दिया। कहां से, दिल्ली से देवगिरी कर दिया। देवगिरी को ही दौलताबाद कहा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, जो कि कहां पर है, महाराष्ट्र में है, दौलताबाद। ठीक है, इसमें फेल हो गया। इसने लेदर जो है करेंसी की स्टार्ट की, उसमें भी ये फेल हो गया। इसके समय में आपको याद होगा 1333 के आसपास कौन आया था इसके समय में, इब्न बतूता आया था। कौन आया था, इब्न बतूता। सवाल देखिए एसएससी में क्या बनता है कि इब्न बतूता जो है ये किस देश से आया था, तो आपका आंसर होना चाहिए मोरक्को से आया था। कहां से आया था, मोरक्को से आया था। यह सवाल पूछा जा चुका है, ईयर याद रख लीजिए 1333 के पास। ठीक है, आगे चले अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि तुगलक जो डायनेस्टी थी वो कब से कब तक राज की थी, तो आपको ध्यान रखना है 1320 से लेके 1414 तक। कब से कब तक की थी भाई, बताइए। तुगलक डायनेस्टी जो है वो कब से कब तक राज की थी, फटाफट से बताएंगे। कुछ गलत है या सही, सभी लोग बताना है। ठीक है, चलिए, तो बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे बढ़े। और सबसे बड़ा काल जो था तुगलक का ही था ना दोस्तों, फटाफट से। और सबसे छोटा किसका था, फटाफट से बताएंगे। शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सी डायनेस्टी का था, शॉर्टेस्ट पीरियड। आपने लॉन्गेस्ट पीरियड तो बता दिया, शॉर्टेस्ट पीरियड किसका था, शॉर्टेस्ट पीरियड खिलजी डायनेस्टी का। वेरी गुड, खिलजी डायनेस्टी का शॉर्टेस्ट पीरियड था भाई। कब से कब थे शॉर्टेस्ट पीरियड, जल्दी से बता दीजिए, इनका कब से कब तक था खिलजी डायनेस्टी का।
भाई पीरियड बताइए, वेरी गुड। यहां पे डब्लू ने सबसे पहले आंसर दिया है कि सर 1290 से 1320, बहुत बढ़िया। 1290 से लेके 1320 केवल 30 साल राज किया था, बाकी इन्होंने तो 90 साल राज किया लगभग, है ना। चलिए अगला सवाल, द रेस ऑफ माई लाइफ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ फेमस इंडियन एथलीट। द रेस ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध पुस्तक एथलीट डैश की आत्मकथा है। मिल्खा सिंह, युवराज सिंह, सानिया मिर्जा या फिर कपिल देव, फटाफट से बताइए। मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, मिल्खा सिंह। अच्छा, युवराज सिंह की कौन सी है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। कौन सी है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। उसके बाद सानिया मिर्जा की कौन सी है? एस अगेंस्ट ऑड। कौन सी है? एस अगेंस्ट ऑड। कपिल देव जी की कौन सी है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। कौन सी है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। ये आपसे पूछा जा चुका है ये सवाल, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, ये किसकी है? तो ये अरुणिमा सिन्हा जी की है। किसकी है? अरुणिमा सिन्हा जी की है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्लेइंग इट माई वे, कौन सी? प्लेइंग इट माई वे, ठीक है। ये किसकी है? ये है दोस्तों सचिन तेंदुलकर जी की। प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन, ये किसकी है? सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्लेइंग टू विन, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए। सानिया नेहवाल, सानिया नेहवाल, ओके ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। साइना नेहवाल जो लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल बढ़ते हैं। द पुदुमई पेन स्कीम इज लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। पुदुमई पेन योजना जो है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई थी? क्या वो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और केरला, किसके द्वारा शुरू की गई थी? तमिलनाडु, तमिलनाडु, जो लोग कह रहे हैं तमिलनाडु, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तमिलनाडु के सीएम कौन है? एमके स्टैलिन, एमके स्टैलिन है ना दोस्तों। और गवर्नर कौन है? आरएन रवि। कौन है? आरएन रवि है। देखिए योजनाएं और स्कीम बहुत सारी आती है एग्जाम में, ठीक है। जैसे अमान योजना, अम्मा योजना, ये कहां पे शुरू की गई थी? सिक्किम में, ठीक है। अभी दोस्तों सीखो और कमाओ, सीखो और कमाओ योजना कहां पे शुरू की गई? तो आप कहोगे ये हुई है मध्य प्रदेश में। कहां पे? मध्य प्रदेश में, ठीक है। फिर उसके बाद पिगरी स्कीम, पिगरी स्कीम कहां पे शुरू हुई थी? फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए। पिगरी स्कीम 2022 में शुरू की गई थी। कहां पे शुरू की गई थी पिगरी स्कीम? जल्दी से कमेंट करके बताएं। और जिन्होंने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया, फटाफट से एक बार लाइक और शेयर करते हुए चलेंगे। मेघालय, बिल्कुल करेक्ट भाई, मेघालय, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसी योजना स्कीम्स पूछ ली जाती हैं। अगला क्वेश्चन, फंगी कैन ग्रो, ठीक है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम, जो कवक होता है वो निम्नलिखित में से किस वस्तु पर जो है उग सकता है? क्या वो ब्रेड पे उगेगा, पिकल्स पे उगेगा, लेदर पे, क्लोथ पे? रोटी, अचार, चमड़ा, कपड़े, किस पे उगेगा? 1 3 1 एंड 2, 1 2 3 4, 1 2 3। यहां पे कह रहे सर होना चाहिए ऑल ऑफ दी अबव, 1 2 3 4 गेट ऑन दी ठीक है। जो लोग यहां पे कह रहे सर होना चाहिए 1 2 3 4, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब फंगी और एल्गी मिल जाते हैं तो क्या बनते हैं भाई? क्या बनते हैं? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। जब यहां पे शैवाल और कवक मिलते हैं तो क्या बनता है? लाइकेन बनता है। क्या बन जाता है? लाइकेन बन जाता है। आप लोग के एग्जाम में यह पूछा जा चुका है कि एल्गी किसको बिलोंग करते हैं? तो थैलोफाइटा को बिलोंग करते हैं। किसको? थैलोफाइटा को। एक बार यह पूछा गया था कि रेड एल्गी को क्या कहा जाता है? तो रोडोफाइसी। क्या कहा जाता है? रोडोफाइसी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम वॉज मर्ज्ड विथ डैश इन 1989, ठीक है। 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को डैश में विलय कर दिया गया था। इंदिरा आवास योजना, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम या फिर जवाहर रोजगार योजना, किसके साथ मर्ज कर दिया गया भाई? यहां पे कह रहे सर होना चाहिए डी ऑप्शन, तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा जवाहर रोजगार योजना, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों 1989 में एक संशोधन भी हुआ था, क्या वो आपको संशोधन याद है? फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए कौन सा संशोधन था? बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन था ये, जल्दी से बताइए। यहां पे कह रहे सर 61 था, ओके। बाकी लोग क्या कहते हैं? क्या 61 करेक्ट होगा या फिर नहीं?
जी हाँ, जितने लोग 61 कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे 61 हो जाएगा। जिसके तहत क्या किया गया था, जो वोटिंग एज थी ना, पहले वोटिंग एज कितनी थी कि 21 साल के होके तभी आप वोट कर सकते थे, लेकिन इसके बाद संशोधन के बाद घटाकर इसको 18 वर्ष कर दिया गया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं बता दूं, इलेक्शन कमीशन में देखिए, इलेक्शन कमीशन का गठन 1950 के समय में हुआ, ठीक है, लेकिन उस समय सिर्फ एक ही मेंबर हुआ करता था इलेक्शन कमीशन में। 1989 में इसको क्या कर दिया गया, 3 मेंबर कर दिया गया। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इसमें 3 मेंबर कब हुए, तो 1989 में हुए थे। चले आगे की तरफ, बहुत ही बढ़िया। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंदिरा आवास योजना कब आया, तो ये 1985 में आया था। कब आया था, 1985 में। अगर कहेंगे रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम कब आया, तो ये आया था 1983, 1983। एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम कब आई थी, ये आई थी 1993, 1993 में। ठीक है, तो ईयर आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन बढ़े, चलिए अगला सवाल। इन अगस्त 2022 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल इन डैश। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, करंट अफेयर का। अगस्त 2022 में भारत के प्रधानमंत्री ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन कहां पे किया, मोहाली, चेन्नई, पुणे और न्यू दिल्ली, कहां पे किया। यहां पे कह रहे सर ए ऑप्शन होना चाहिए, ओके, बाकी लोग, चलिए जो लोग ए ऑप्शन कह रहे हैं मोहाली, मोहाली उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 अगस्त 2022 को मोहाली में जो है दोस्तों होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल को जो है यहां पे इनॉग्रेट किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मोहाली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल, रुक्मणी देवी अरुंदले। देखिए कुल मिला के मैं पूरा क्वेश्चन आपको यहां पे पढ़ने को नहीं बोलूंगा, ऑप्शन पढ़िए और रुक्मणी देवी अरुंदले का नाम पढ़िए। इन्होंने कहा है रुक्मणी देवी अरुंदले, लास्ट में हम लोग देख लेते हैं, शी वॉज एसोसिएटेड विथ विच फॉलोइंग डांस, बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे हम। क्या वो भरतनाट्यम, कथकली, उड़ीसी और मणिपुरी, फटाफट बताइए। ये ऐसे क्वेश्चन ना डराने के लिए दिए जाते हैं, आपको लगेगा अरे इतना बड़ा क्वेश्चन, और दिया क्या है कि दोस्तों रुक्मणी देवी अरुंदले किस डांस को परफॉर्म करती हैं। जी हाँ, यहां पे करेक्ट आंसर जो लोग कह रहे हैं ए होगा, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा भरतनाट्यम। अब देखिए यहां पे भरतनाट्यम आपको याद रखना है, तमिलनाडु में परफॉर्म किया जाता है। भरतनाट्यम को हम लोग दसी अट्टम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, दसी अट्टम। ठीक है, और इसका पुराना नाम सधीर अट्टम है, क्या है, सधीर अट्टम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी इस बार कुछ आप लोग को एग्जाम में डांसर पूछ लिए गए थे, जैसे कि नर्तकी नटराजन, क्या, नर्तकी नटराजन। एग्जामिनर ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़ा सा नहीं बहुत दिमाग लगाया आपको पीछे करने के लिए। उन्होंने क्या किया, बोले तब भरतनाट्यम दूंगा, बच्चे पहचान जाएंगे। इस बार भरतनाट्यम नहीं दूंगा, इस बार सधीर दे दूंगा। तो उन्होंने ऑप्शन में सधीर दे दिया था, तो आपको सधीर को टिक लगा देना था। किसको लगा देना था, सधीर को टिक लगा देना था, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें रुक्मणी देवी अरुंदले से, बोले बहुत बार सवाल पूछ चुके हैं, तो रुक्मणी देवी अरुंदले के बारे में सब लोग आराम से बता देते हैं कि भरतनाट्यम। तो उन्होंने क्या पूछा कि बताइए 1956 में इनको कौन सा पुरस्कार मिला, तो पद्म भूषण पुरस्कार मिला। पूछने का तरीका देखिए एग्जामिनर का, जो चीज पूछ चुका है बार बार उसको वो थोड़ा सा हट के पूछ रहा है, जिससे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ। या देखिए सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह देखिए उड़ीसी डांस परफॉर्म भी करती हैं। ठीक है, तो उड़ीसी लोग याद रखते हैं, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि वो दोस्तों भरतनाट्यम भी परफॉर्म करती थी, है ना। चले आगे, और कुचिपुड़ी भी वो परफॉर्म करती थी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, Which among the following is an agricultural festival of अरुणाचल प्रदेश and celebrated by the गालो ट्राइब। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि त्योहार है जो गैलो जनजाति द्वारा जो है मनाया जाता है। लोसर, उगादी, कर्मा और मोपिन, कौन सा हो जाएगा, फटाफट से बताएंगे। यहां पे कह रहे सर डी ऑप्शन होना चाहिए, मतलब मोपिन के साथ जा रहे हैं। ओके, बाकी लोग क्या कहते हैं यहां पे करेक्ट आंसर, जो लोग यहाँ पे मोपिन मोपिन कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रख लीजिए। ठीक है, अब देखिए लोसर, लोसर भी अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है। कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, उगादी जो है ये आंध्र प्रदेश का न्यू ईयर है। क्या है, आंध्र प्रदेश का नव वर्ष त्योहार है, न्यू ईयर है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कर्मा कहां पे बनाया जाता है, सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आफ्टर दी क्लास। ठीक है, जैसे आपके एग्जाम में दोस्तों एक बार कौन सा पूछा गया था, खर्ची पूजा त्योहार पूछा गया था। खर्ची पूजा जो है ये कहां पे मनाया जाता है, तो त्रिपुरा में। ठीक है, फिर आप लोगों से एक बार पूछा गया था यहां पे मेघालय का हार्वेस्ट फेस्टिवल,
मेघालय का हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा है? वांगला फेस्टिवल, वांगला फेस्टिवल। तमिलनाडु का न्यू ईयर, तमिलनाडु का न्यू ईयर कौन सा है? पुथांडु, पुथांडु भी त्योहार है तमिलनाडु का, ठीक है, पुथांडु। केरला का न्यू ईयर कौन सा है? केरला का विशु, कौन सा है? विशु है, ठीक है। और असम का न्यू ईयर मुझे कमेंट करके आप लोग बताइए, अभी अभी के अभी हो जाए यहीं पे यकीन। चलिए बताइए। हाँ वो केरला का है विशु। बिहू, लेकिन कौन सा बिहू? बहुत सारे बिहू है, रोंगाली है, कोंगाली है, भोगाली है, तो कौन सा बिहू? जो लोग कह रहे हैं रोंगाली, अब देखिए एग्जामिनर ने क्या किया ना, उसको पता है बच्चे ने रोंगाली तो याद कर रखा है, तो पता है रोंगाली बिहू को बोहाग बिहू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोहाग। अब वहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज, भोगाली तो बोहाग है ना, तो भोगाली तो है नहीं, और रोंगाली ऑप्शन में नहीं है, तो लोग इसमें कंफ्यूज। बोहाग जो है रोंगाली बिहू को कहा जाता है, और ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं न्यू ईयर ऑफ असम, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल। सुग्गी, सुग्गी इज अ फेमस फोक डांस फॉर्म ऑफ डैश स्टेट ऑफ इंडिया। सुग्गी भारत की डैश राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहां का है भाई? कर्नाटका है, छत्तीसगढ़ है, पंजाब है। सुग्गी, सुग्गी तो एक दोस्तों चिड़िया, सुग्गा सुग्गी, ठीक है। बताइए दोस्तों कहां पे? कह रहे सर पंजाब, और कुछ लोग कह रहे सर कर्नाटका। यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है, और यही एग्जामिनर चाहता था। तो जो लोग कर्नाटका कर्नाटका कह रहे हैं उनका तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? कर्नाटका। देखिए कर्नाटका में अगर हम बात करते हैं, करगा, करगा भी तो है डांस वहां का, करगा फोक डांस है। काम साले, कौन सा? काम साले, ठीक है। उसके अलावा यक्ष गान, यक्षगान भी तो कर्नाटका में ही परफॉर्म किया जाता है ना। और कर्नाटका के अभी सीएम भी बने हैं। फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सीएम अभी कौन बने हैं, जल्दी जल्दी से, हाल ही में बने हैं ना, तो इसलिए हाल ही में जल्दी से बताइए। हाँ कुनीथा, कुनीथा भी आपको यहीं पे मिलेगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं, कुनीथा, ठीक है। हाँ सिद्धारमैया कौन बने हैं? सिद्धारमैया, ये आपको ध्यान रखना है। सिद्धारमैया जो है कर्नाटका के क्या हैं? वो सीएम है। अच्छा, अगर गवर्नर पूछ लिया जाएगा, राज्यपाल, क्या वो थावरचंद गहलोत हो जाएंगे क्या? थावरचंद गहलोत अगर हो जाएंगे तो यस कर दीजिए, नहीं है तो फिर आप बता दीजिए कि क्या होंगे। जी हाँ, यहां पे दोस्तों 295 लोग लाइव है। फटाफट से एक बार लाइक और शेयर करते हुए 350 के ऊपर लेके चलते हैं। वेरी गुड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द जीजियांग रीजन, ठीक है, द जिनजियांग रीजन विच वॉज सीन इन द न्यूज ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ अ गोल्ड माइन इज लोकेटेड इन विच कंट्री। देखिए जीजियांग जो एक क्षेत्र है जो सोने की खदान ढहने के कारण खबरों में था, किस देश में स्थित है? क्या वो साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान और चाइना? नाम से ही पता चल रहा होगा, हाँ ठीक है। तो यहां पे सर कह रहे हैं सर चाइना होना चाहिए, चाइना होना चाहिए, तो दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना, ठीक है। क्या हो जाएगा? चाइना, नाम से ही पता चल रहा है। अभी दोस्तों हम लोगों ने एक सक्सेस प्राप्त की, आपको पता है, और वो सबसे बड़ी सक्सेस है हमारी चंद्रयान 3, ठीक है। चंद्रयान 3 जो कि दोस्तों साउथ ऑफ द मून जो है पहुंचने वाला पहला भी यहां पर बन गया है। मतलब भारत जो है पहला देश बना है जो कि साउथ में उतरा है। जैसे ही उतरा उसको एक जन दिखा, उसको दिखा एक बहुत ही मतलब अधमरा सा, और वो अधमरा कौन था? और वो किसको बिलोंग करता है? इसको, है ना। तो याद रखिएगा ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी जो है उपलब्धि है कि भाई भारत देश पहला देश बन गया है जो कि साउथ में उतरा है, ठीक है। और विक्रम रोवर अपना काम शुरू कर चुका है, ठीक है। देखते हैं आगे और क्या क्या चीजें मिलेंगी। और आपको ये भी पता होगा दोस्तों, मून में दोस्तों पानी का पता लगाने वाला हम ही लोग थे दोस्तों सबसे पहले, और आगे भी हम ही लोग बढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। इसरो बहुत तेजी से आगे चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया अ माइक्रो फाइनेंस लोन इज डिफाइंड एज अ कोलेटरल फ्री लोन गिवन टू अ हाउसहोल्ड हैविंग एन एनुअल इनकम अप टू रुपीज डैश एज ऑफ अक्टूबर 2022। देखिए भारत में माइक्रो फाइनेंस ऋण को अक्टूबर 2022 तक डैश रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार को दिए गए यह है संपार्श्विक मुफ्त ऋण के रूप में जो है परिभाषित किया गया है। 1 लाख, 8 लाख, 3 लाख और 5 लाख। कितना? 5 लाख, 5 लाख, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 लाख। अच्छा एक सवाल बनता है दोस्तों, बजट, ठीक है। बजट आपको पता है, ठीक है, फरवरी में हुआ था। उसमें कितने रुपए तक या कितने इनकम तक, ठीक है, कितने इनकम तक जो है यहां पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा? क्या है दोस्तों, कितने इनकम तक? हाँ 112 में है, ठीक है, ठीक है।
यहां पर कह रहे हैं सर 7 होना चाहिए 7, तो जो लोग यहां पे 7 7 कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर भाई 7 लाख तक का अगर इनकम है तो भाई कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अच्छा, गैर डांस, ठीक है, गैर डांस इज परफॉर्म बाय द डैश कम्युनिटी ऑफ राजस्थान। गैर नृत्य राजस्थान के डैश समुदाय द्वारा किया जाता है। भील, गोंड, जाट और गुज्जर, किसके द्वारा किया जाता है? यहां पे कह रहे सर होना चाहिए भील भील भील, तो जो लोग कह रहे हैं भील उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए गैर डांस ये राजस्थान में परफॉर्म किया जाता है, ये पता हो गया क्वेश्चन से। राजस्थान में और कौन से डांस परफॉर्म किए जाते हैं? चकरी, ठीक है, कौन सा? चकरी। घूमर, कौन सा? घूमर। कलबेलिया, कठपुतली, कौन सा? कठपुतली। फिर उसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है कई बार कि त्रिपाणी, त्रिपाणी, भवई। वैसे देखा जाए त्रिपाणी और भवई जो मेजरली डांस होता है ये गुजरात में होता है, लेकिन कुछ हिस्सों में राजस्थान में भी होता है, तो याद रखिएगा। घूमर को स्टेट डांस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेट डांस ऑफ राजस्थान, ठीक है, राजकीय नृत्य। कलबेलिया को यूनेस्को का दर्जा दिया गया है 2010 में, इसी को हम लोग स्नेक डांस कहते हैं। आप लोग के एग्जाम में एक बार ये पूछा जा चुका है कि घूमर कौन सी ट्राइब परफॉर्म करती है। अभी तो आपने गैर ट्राइब, वहां पे गैर डांस बताया, तो इसको भी भील ट्राइब करती है परफॉर्म, ये आपको ध्यान रखना है। इस बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा? कि झारखंड में ऐसा कौन सा डांस है जो कि एक ट्राइब के ऊपर नाम रखा गया है। मुझे एक बात बताइए जल्दी से, झारखंड का ऐसा कौन सा डांस है जो कि ट्राइब के ऊपर उस डांस का नाम रखा गया है? वेरी गुड राजू, क्या बात है राजू कुमार, बिल्कुल सबसे पहले आंसर दिया है। फिर राकेश जी ने दिया है, जो लोग करें मुंडरी। देखिए संथल डांस भी है, जो आपके एग्जाम में पूछा गया था वो मुंडरी है, ठीक है, मैंने कहा कि जो पूछा गया था तो मुंडरी डांस। वैसे तो संथल डांस भी है, ये ध्यान रखिएगा, संथल भी ट्राइब के ऊपर नाम रखा गया है, संथल डांस, लेकिन आपके एग्जाम में ये पूछा जा चुका है मुंडरी। हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपसे संथल डांस भी पूछ लिया जाए, है ना। संथल दोस्तों आपको याद होगा रिवॉल्ट भी था 1855-56 में, कान्हू और सिद्धू ने शुरू की थी, है ना, तो वो भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, Which of the following is the richest source of vitamin C? कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा जो है विटामिन सी सबसे समृद्ध स्रोत है? लेमन, काउ मिल्क, पोटैटो और कोकुम्बर। जो सबसे खट्टा हो उसको लगा दो टिक। बोले ए ऑप्शन, ए ऑप्शन लगा देते हैं सर, टिक लगा दो ए ऑप्शन। विटामिन सी को क्या कहा जाता है? केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड। सर बाकी का भी बता दो, कोई बात नहीं दोस्तों, ट्रिक याद होगी तो आप लोग वैसे भी याद कर चुके होंगे, है ना। विटामिन कौन कौन से थे? ए बी सी डी ई। बोले सर एफ जी एच भी लिख दीजिए, नहीं नहीं, ए बी सी डी ई और के बस। फिर उसके बाद ट्रिक क्या थी अपनी? ट्रिक याद है, रटा था। क्या रटा था हमने? रटा, RTA रटा। क्या रटा? CTP रटा, है ना, यही रटा था अपन ने। तो ए के नीचे आर आ रहा है, इसका मतलब विटामिन ए को हम लोग आर से कुछ तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रेटिनॉल बोलेंगे। बी के नीचे टी आ रहा है तो विटामिन बी को कुछ तो टी से बोलेंगे, तो ठीक है, टी से थाइमिन बोल देंगे, बहुत ही बढ़िया। सी के नीचे ए आ रहा है तो एस्कॉर्बिक बोल देंगे, ठीक है ठीक है। डी के नीचे सी आ रहा है तो इसको हम लोग कैल्सीफेरॉल। देखिए कैसे याद करें कि सर कैल्सीफेरॉल होगा, विटामिन डी में कैल्शियम तो कैल्सीफेरॉल, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। ई के नीचे टी आ रहा है तो टोकोफेरॉल, क्या? टोकोफेरॉल। और के के नीचे पी आ रहा है तो पॉलीक्विनिन हो जाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर पूछते हैं कि भाई पानी में घुलनशील कौन से विटामिन है? तो बी और सी हैं, ठीक है, बी और सी हैं, ठीक है, वाटर सॉल्युबल, पानी में घुलनशील है। एक सवाल ये बचता है कि फिर बताइए वसा में घुलनशील कौन है? तो बाकी जो बचे हैं विटामिन के, ई, डी, ए, कीड़ा, ये फैट में सॉल्युबल है, ये याद रखिएगा। सी फंक ने विटामिन की खोज की थी, ये ध्यान रखना है, ठीक है, सी फंक ने। अगले क्वेश्चन बढ़े। 310 लोग लाइव है दोस्तों, फटाफट से एक बार लाइक और शेयर करते हुए 350 की तरफ लेके चलते हैं। अगला सवाल, फॉर विच ऑफेंस कैन द पुलिस अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट अ कोर्ट ऑर्डर? ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है उसे कहते हैं डैश। कॉग्निजेबल ऑफेंस, डिटेंशन ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस या क्रॉस ऑफेंस, कौन सा कहेंगे? ए ऑप्शन कह रहे हैं कि कॉग्निजेबल होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉग्निजेबल, संज्ञेय अपराध जो है वो कहलाता है। अभी देखिए यूसीसी भी आपको दोस्तों पता होगा, न्यूज में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 44 में। किसमें? आर्टिकल 44, आपको याद होगा। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, सर आपको पता है दो तरह के कोड होते हैं, एक क्रिमिनल कोड होता है, एक सिविल कोड होता है। तो हमारे लिए दोस्तों क्रिमिनल के लिए ऑलरेडी कोड बना हुआ है, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड उसको कहते हैं, लेकिन सिविल नहीं बना हुआ, जहां पे फैमिली से इशू दोस्तों सारी चीजें सॉल्व की जाए।
तो आपको याद होगा एक इंपॉर्टेंट केस, शाहबानो केस हुआ था, शाहबानो वर्सेस स्टेट। ठीक है, तो मुझे बताइए किस ईयर में हुआ था। ये न्यूज में है इसलिए हो सकता है पूछ लिया जाए कि शाहबानो केस कब हुआ था। फटाफट बताइए, वर्ष बताइए आप मुझे, शाहबानो केस किस ईयर में हुआ था। 1985 नहीं, लेकिन करीब है थोड़ा, लेकिन इतना भी करीब नहीं है। चलिए मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, ठीक है, आप लोग होमवर्क में मुझे बताइए, सेकंड होमवर्क है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। 1970, 1975, 1982 और 1985। ठीक है, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़े, चलिए अगले सवाल पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन टेक प्लेस इन अ बैटरी। देखिए जो एक बैटरी होती है उसमें किस प्रकार का जो है ऊर्जा रूपांतरण होता है। केमिकल एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इंटू केमिकल, या केमिकल एनर्जी इंटू साउंड एनर्जी। जल्दी से बताइए। यहां पे कह रहे सर बी ऑप्शन होना चाहिए। ओके, तो भैया यहां पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, केमिकल एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी किसी में होता है क्या, जल्दी से बताइए। देखिए बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, जैसे कि आपसे पूछेंगे कि बताइए साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन करता है। मैं बोल रहा हूं साउंड है, ये माइक्रोफोन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है, तो माइक्रोफोन इसका एग्जाम्पल है ना। फिर आएगा कि इलेक्ट्रिकल को जो है साउंड में कौन कर रहा है, तो आप दोस्तों सुन रहे हो मुझे, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू जा रहा है, कन्वर्ट हो रहा है साउंड में, तो वो स्पीकर हो जाएगा, है ना, स्पीकर ही लगा होगा ना दोस्तों। ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल, एस्किमोस, एस्किमोज आर एसोसिएटेड विथ विच ज्योग्राफिकल रीजन। कह रहे हैं एस्किमो जो होते हैं वो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है, अरिड रीजन, पोलर रीजन, सवाना ग्रासलैंड, या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन, किससे रिलेटेड होते हैं एस्किमोज। यहां पे कह रहे सर पोलर रीजन होना चाहिए, बाकी लोग क्या कहते हैं यहां पे पोलर रीजन करेक्ट होगा या फिर नहीं। चले जो लोग यहाँ पे पोलर रीजन कह रहे हैं उनको अब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले पोलर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अच्छा देखिए कई बार दोस्तों आप लोग से एग्जाम में मिनेंडर, ऑक्सबो, ज्योग्राफी में यही पूछे जाते हैं, कई बार ये भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे मिनेंडर पूछ लिया जाता है, ऑक्सबो पूछ लिया जाता है, एटोल पूछ लिया जाता है, तो इन सब का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनको अच्छे से करिएगा। आगे बढ़े, अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच अमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज द लोवेस्ट सेक्स रेशियो। लोवेस्ट सेक्स रेशियो बोल रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंग अनुपात सबसे कम है। अंडमान निकोबार, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप और जो है दादरा एंड नागर हवेली। यहां पे कह रहे सर दमन एंड दीव होना चाहिए। ओके, बाकी लोग, चलिए जो लोग दमन एंड दीव कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा सेक्स रेशियो की बात कर रहे हैं, है ना, सेक्स रेशियो की, तो इंडिया की अगर मैं बात करता हूं, इंडिया का सेक्स रेशियो क्या होता है, लिंग अनुपात, मतलब फीमेल का रेशियो ओवर 1000 मेल, 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, उसको हम लोग कहते हैं सेक्स रेशियो, राइट। तो हमारे भारतवर्ष की अगर हम बात करें भाई 943 अभी है, प्रेजेंट में 943 है ना। लेकिन हमसे दमन एंड दीव पूछ लिया जाए, भाई सबसे कम आप बता रहे हो कि दमन एंड दीव का है कि तो कितना है, 618 है। ठीक है, और राज्य में अगर पूछता, ये तो दोस्तों यूनियन टेरिटरी हो गया, अगर राज्य पूछ लेता तो हरियाणा राज्य हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके लिए रहा, अकॉर्डिंग टू द अशोकन इंस्क्रिप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट प्रोविंशियल सेंटर ऑफ मगध एम्पायर। अशोक शिलालेख के अनुसार मगध साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था। तोसाली, उज्जैनी, तक्षशिला और इंद्रप्रस्थ, कौन सा नहीं था। यहां पे कह रहे सर तोशाली नहीं था, कुछ लोग कह रहे सर इंद्रप्रस्थ नहीं था, बाकी लोग, तो दोस्तों जो लोग यहाँ पे इंद्रप्रस्थ कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए तोशाली था, इंद्रप्रस्थ आपको पता है अभी प्रेजेंट एरिया किसको बोलते हैं, दिल्ली वाला जो रीजन है उसको इंद्रप्रस्थ कहा जाता है। आप दिल्ली में ना इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी भी सुनोगे, वहां पर यूनिवर्सिटी भी है। ठीक है, तो उस टाइम पे इंद्रप्रस्थ नहीं था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, बहुत बार सवाल पूछा गया है, इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डैश। ठीक है, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर डैश की एक आत्मकथा है, बेनिटो मुसोलिनी, एनी फ्रैंक, बेंजामिन फ्रैंकलिन और बराक ओबामा। यहां पे कह रहे बराक ओबामा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बराक ओबामा जी की ये पुस्तक है, इनकी वाइफ है मिशेल ओबामा। कौन है, मिशेल ओबामा। इनकी पुस्तक कौन सी है, इनकी पुस्तक है बिकमिंग, ये भी पूछी जा चुकी है बिकमिंग। अच्छा, जैसे कि पूछ लेंगे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम,
वैसे पूछा जा चुका है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आपके एसएससी एग्जाम में ही। ये किसकी है? नेल्सन मंडेला जी की। किसकी है? नेल्सन मंडेला जी की है। व्हाइट टाइगर, व्हाइट टाइगर किसकी है? व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा की। किसकी है? अरविंद अडिगा की है। अच्छा, अगर आप लोग से पूछा जाए सर्व टू विन, ये किसकी पुस्तक है? होमवर्क नंबर 3 लिख लीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर्व टू विन किसकी है। जैसे अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल भी है मारिया सरापोवा की, है ना। ये आपको बताना है किसकी है। आगे बढ़े, सर्व टू विन। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला सवाल, इलियास खान वॉज बोर्न इन लखनऊ टू अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियन, ही वॉज फेमस फॉर प्लेइंग डैश। देखिए इलियास खान का जो है जन्म लखनऊ में संगीतकारों के एक परिवार में हुआ था, वह डैश बजाने के लिए प्रसिद्ध है। क्या वो तबला, सितार, वीणा और मृदंगम? कह रहे सर मृदंगम होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे सर, तो जो लोग यहाँ पे मृदंगम कह रहे हैं उनका गलत होगा, यहाँ पे सितार करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए निखिल बनर्जी, ठीक है, अरविंद पारिक, ये आपसे पूछा जा चुका है, अरविंद पारिक तो अभी हाल ही में, अरविंद पारिक, ठीक है। और आपसे दोस्तों कई बार रविशंकर या फिर दोस्तों शिव कुमार जी या फिर आपसे और अदर जो है वो पूछ ले आते हैं, तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है। आगे बढ़े, हाँ विलायत खान बिल्कुल सही बता रहे हैं, विलायत खान भी ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग सॉन्ग वॉज कंपोज्ड बाय फेमस इंडियन म्यूजिशियन राहुल देव बर्मन? ठीक है, ये दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा गीत प्रसिद्ध जो है भारतीय संगीतकार राहुल देव बर्मन द्वारा रचित है? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ठीक है, केसरिया, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, ए दिल है मुश्किल। भाई ऐसे सवाल भी पूछ लेता है एमटीएस। बोले सर ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। दोस्तों ये आप लोग दिल की फीलिंग बता रहे हो या आर.डी. बर्मन जी का गाना बता रहे हो? ठीक है भाई, ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। जो लोग कह रहे हैं ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। खाना पीना साथ है, जीना मरना साथ है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, मैग्नस कार्लसन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम? ठीक है, यहां पे मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? क्या वो बॉक्सिंग से हैं, गोल्फ से हैं, चेस से हैं या फिर टेबल टेनिस से हैं? चेस से कह रहे हैं, बिल्कुल चेस करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपसे कोनेरू हम्पी भी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। कोनेरू हम्पी जो है ये किस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो वो भी चेस से संबंधित है। अच्छा 83rd चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले ही बताया था, क्या वो आदित्य सामंत जी हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा 82nd कौन थे ग्रैंड मास्टर? तो वो हो जाएंगे वी परनीत, बिल्कुल सही। फिर 81st कौन हो जाएंगे? 81st हो जाएंगे यहाँ पे सायंतन दास। कौन हो जाएंगे? सायंतन दास, ठीक है। पहले ग्रैंड मास्टर कौन हो जाएंगे? तो विश्वनाथ आनंद जी। कौन? विश्वनाथ आनंद जी। विश्वनाथ आनंद जी को हराने वाले व्यक्ति कौन बने? डी गुकेश बने, डी गुकेश। अच्छा फीडे चेस चैंपियन में, फीडे चेस चैंपियनशिप में दोस्तों विश्वनाथ आनंद जी के बाद कौन व्यक्ति हैं जो सेमीफिनाले में पहुंच गए हैं? फटाफट से बताइए। वेरी गुड, यहां पे राहुल का करेक्ट आंसर, राहुल साहू जी ने करेक्ट आंसर दिया है। फिर अविनाश जी किसने आंसर दिया? एम्बीवर्ट, बहुत सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। आर प्रगनंदा जी, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो आर प्रगनंदा जी पहले व्यक्ति बन गए हैं आफ्टर विश्वनाथ आनंद जो कि फीडे सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ डैश, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा, जिसमें शामिल है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बोथ 1 and 2, ओनली 1, नीदर 1 2 और यहां पे ओनली 2। क्या होगा? बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2 कह रहे हैं, करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा बोथ 1 and 2। अच्छा इलेक्शन आखिर प्रेसिडेंट का किस अनुच्छेद में मेंशन है? तो वो है आर्टिकल 54 में। लेकिन किस प्रकार से इलेक्शन होगा, क्या प्रोसीजर होगा, क्या उसमें दोस्तों सारी चीजें होंगी, गाइडलाइंस क्या होंगी, वो दिया है आर्टिकल 55 में, प्रोसीजर, ठीक है। और गाइडलाइन जो है वो किस में है? अनुच्छेद 55 में है। देखिए
एक चीज याद रखिएगा, इलेक्शन में कभी भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं करते हैं। अब सवाल उठेगा सर क्यों नहीं करते हैं, इनको भी करना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, राज्यसभा में नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट। अगर मैं राष्ट्रपति हूं, मान लो, वैसे तो हूं नहीं लेकिन मान लो मैंने आप लोगों में से 12 लोगों को इलेक्ट किया है, तो आप तो मुझे ही वोट करोगे ना कि हाँ इनको ही वोट करते हैं, ये हमें इलेक्ट कर देंगे फिर से। तो इनको भाई इलेक्ट नहीं करने दिया जाता है उस समय इलेक्शन में, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब हटाना होता है, अब मान लीजिए 12 व्यक्ति को मैंने यहां पे दोस्तों इलेक्ट कर लिया, लेकिन किसी के साथ मेरी खुन्नस रहेगी, है ना, तो वो नॉमिनेशन के समय जो दोस्तों क्या होगा, इधर पे जब इंपीचमेंट होगा, इंपीचमेंट महाभियोग, तो वो दोस्तों हटवा देगा, कहेगा कि भाई हाँ इसको हटा दो, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हाँ इंपीचमेंट में करते हैं वोट, देखिए इलेक्शन में नहीं करेंगे, इंपीचमेंट में करेंगे, ठीक है। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन 2020-2021 इंडिया बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ डैश। देखिए विश्व बैंक वर्गीकरण 2020-21 के अनुसार भारत डैश श्रेणी में आता है, कौन सी श्रेणी में आता है? अपर मिडिल इनकम कंट्री, लो इनकम कंट्री, लोअर मिडिल इनकम कंट्री और हाई इनकम कंट्री। सी ऑप्शन ओके, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, लोअर मिडिल इनकम कंट्री इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, In January 2022, India signed a $374.96 million deal with the Dash, its single biggest defense export order. जनवरी 2022 में भारत ने डैश के साथ जो है 374.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो इसका सबसे बड़ा रक्षा निर्यात ऑर्डर है। फिलीपींस, ईरान, यूएई और इराक, किसके साथ किया था? यूएई कह रहे हैं, करेक्ट आंसर यहां क्या हो जाएगा भाई? फिलीपींस हो जाएगा, फिलीपींस, याद रखिएगा फिलीपींस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। क्या है? मनीला। और आपको याद होगा मनीला में ही दोस्तों हेडक्वार्टर है किसका? एडीबी का है क्या? बोले सर आपने गलत लिख दिया, एबीसी होना चाहिए था, एडीबी का है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल, विच कंट्री होस्टेड द 1982 एडिशन ऑफ द एशियन गेम, ठीक है। एशियाई खेलों के 1982 संस्करण की मेजबानी किस देश ने की थी? इंडिया, चाइना, कतर और पाकिस्तान। कैसे सर इंडिया तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपना प्यारा भारत करेक्ट आंसर होगा। देखिए अपना एशिया गेम की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1951 में, और 1951 में पहली बार कहां पर आयोजित हुआ था? दिल्ली इंडिया में। दूसरी बार इंडिया ने कब किया? 1982 में जो है इसको होस्ट किया, ठीक है। 1982 में भी इंडिया ने किया था, अब तक 2 बार किया है, ये याद रखेंगे। और उस समय पहली बार जो है शुभांकर जारी किया गया था एशियन गेम के लिए, ठीक है। पहली बार मैस्कट जो है जारी 1982 में किया गया था। शुभांकर आपको याद है? अप्पू था। अप्पू कौन था? एक हाथी था, अप्पू द एलिफेंट। आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल, Which component of the cell contains the hereditary material of the cell, the DNA? कोशिका के किस घटक में कोशिका का वंशानुगत पदार्थ डीएनए होता है? सेल वॉल, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। फटाफट से बताइए। न्यूक्लियस न्यूक्लियस जो लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए सेल वॉल जो है ये किसका बना होता है? सेलुलोज और पैक्टिन का। किसका बना होता है? सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है, ठीक है। आपके एग्जाम में सेलुलोज ऑप्शन दिया था, पैक्टिन नहीं दिया था, तो सेलुलोज पे आपको टिक लगा के बढ़ जाना था, है ना। फिर उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस में डीएनए होगा, और कहां पर होगा? तो आपको ध्यान रखना है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन आपके लिए, हाँ ठीक है, हाँ सेल वॉल जो है ह्यूमन और एनिमल दोनों में ही एब्सेंट होगा सेल वॉल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन द 18th century द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन रिजल्टेड इन डैश। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में कपास उद्योगों के विकास के परिणाम स्वरूप डैश हुआ। क्या हुआ? इंक्रीज इन डिमांड ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन ब्रिटेन, डिक्लाइन ऑफ द टेक्सटाइल प्रोडक्शन इन इंडिया, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल इन इंडिया, डिक्लाइन ऑफ ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। जल्दी से बताइए। डी ऑप्शन कह रहे हैं कुछ लोग, ए ऑप्शन कह रहे हैं। करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा बी ऑप्शन, डिक्लाइन ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्शन इन इंडिया। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए कॉटन जो है, कपास, ये कौन सी मिट्टी में होता है सबसे ज्यादा? ये होता है ब्लैक सॉइल में।
ब्लैक सॉइल को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेगुर सॉइल। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। हमारे भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा कॉटन होता है, कपास होता है? तो वो होता है गुजरात में। कहां पे होता है? गुजरात। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल आपके लिए ये रहा। अच्छा, मैगस्थनीज वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ डैश। जो मैगस्थनीज था वो डैश के दरबार में एक यूनानी राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र शुंगा, हर्षवर्धन और अशोका। जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए। यहां पे कैसे होना चाहिए? चंद्रगुप्त मौर्य। आपको याद होगा मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना जो है चंद्रगुप्त ने की थी। ठीक है, कब किया था? 322 बीसी में। किसको हराकर? धनानंद को। किसको? धनानंद। नंद डायनेस्टी का आखिरी राजा था धनानंद। ठीक है, उसके बाद 305 बीसी में सेल्यूकस जो है, सेल्यूकस मौर्यन वॉर हुई थी। कौन सी? सेल्यूकस मौर्यन वॉर, जिसमें दोस्तों चंद्रगुप्त जीत गए थे। तो हैरत, बलोचिस्तान, ये वाला एरिया जो था, 4 जो है रीजन वो ले लिए थे। 500 हाथी वगैरह मिल गए थे, और साथ में जो है इन्होंने अपनी बेटी की शादी करा दी सेल्यूकस निकेटर ने। किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और वहां पर मैगस्थनीज को एज अ डाउरी में दे दिया। और मैगस्थनीज की एक किताब भी है जिसका नाम है इंडिका। ठीक है, चलें आगे। हाँ जी, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए ये रहा। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर का सामान्य तापमान डैश होता है। 31 डिग्री सेल्सियस, 34 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? यहां पे कह रहे सर होना चाहिए 37। अच्छा, तो यहां पे करेक्ट आंसर 37। अच्छा, फ़ारेनहाइट में देखें तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है? फ़ारेनहाइट में बताइए नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है फ़ारेनहाइट में? ये तो डिग्री सेल्सियस में आपने बताया। फ़ारेनहाइट में अगर पूछ ले तो 98 पॉइंट कितना बताया? 212। नहीं नहीं, 212 तो भाई दिक्कत हो जाएगी, 212 तो नहीं होने वाला। ठीक है, 98.4 और 98.6। ठीक है, इतना जो है ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अभी परसों परसों मेरा था 104, कल था 103 और अभी आज है 100। मतलब पता नहीं क्या ही चल रहा है ना इसमें वो भी नहीं लग रहा, रीजनिंग भी नहीं लग रही कि कितने से डिक्रीज हो रहा है। करना है तो अच्छे से कर दो डिक्रीज। ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, द डेक्कन प्लेट्यू इज अ ट्रायंगुलर लैंडमास इन इंडिया दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर डैश। ठीक है, दक्कन का पठार भारत में एक त्रिकोणीय भूभाग है जो डैश नदी के दक्षिण में स्थित है। गंगा, कृष्णा, तापी और नर्मदा। फटाफट से बताइए। यहां पे कह रहे सर होना चाहिए नर्मदा। नर्मदा कह रहे हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई नर्मदा। नर्मदा कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक कहां पे है दोस्तों? अमरकंटक है मध्य प्रदेश में। ये पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी, वेस्ट में फ्लो करने वाली सबसे बड़ी नदी, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी के किनारे एक फेमस सिटी है जिसका नाम है जबलपुर। जबलपुर को हम लोग कहते हैं मार्बल सिटी। क्या कहते हैं? मार्बल सिटी कहते हैं। नर्मदा नदी पे एक फेमस जो है डैम है जिसका नाम है सरदार सरोवर। क्या है? सरदार सरोवर डैम है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि इस पे वाटरफॉल, जलप्रपात कौन सा फेमस है, तो आप कहोगे धुआंधार, कपिल धारा या फिर धुआंधार। ठीक है, तो ये ध्यान रखेगा। इसके अलावा और क्या पूछेंगे नर्मदा नदी से? अच्छा, ये एस्चुरी बनाती है या डेल्टा बनाती है, तो आप कह दोगे एस्चुरी बनाती है। ठीक है, इसके अलावा और क्या पूछेंगे नर्मदा नदी से? किन राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, तो आपको मुझे बताना है चौथा होमवर्क कि ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल आपके आपके स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। सॉरी, हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व आर देयर इन इंडिया? भारत में कितने जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? 16, 18, 19 और 17। फटाफट बताइए। 18 कह रहे हैं, कुछ लोग 16 कह रहे हैं। यहां पे करेक्ट आंसर होगा 18। ठीक है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। 18। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कितने रामसर साइट है? प्रेजेंट में कितने रामसर साइट है? यूनेस्को साइट कितने हैं? यूनेस्को साइट 40 है। रामसर साइट कितने हैं? 70 के ऊपर हैं। जल्दी से बताइए कितने हैं? वाह, वेरी गुड, 75। 75, बहुत ही बढ़िया, 75 है। ठीक है, रामसर साइट 75 है, यूनेस्को साइट 40 है। अगला क्वेश्चन,
इन विच स्पोर्ट बजरंग पुनिया वॉन द गोल्ड मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम 2022। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में बजरंग पुनिया ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? क्या वो वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग और जेवलिन? फटाफट बताइए। रेसलिंग, रेसलिंग तो करेक्ट आंसर यहां पे रेसलिंग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कॉमनवेल्थ गेम की बात हो रही है। सबसे पहली बार कॉमनवेल्थ गेम कब खेला गया? 1930 में। कहां पर? हैमिल्टन। कहां पर हैमिल्टन है? कनाडा में है। ठीक है, फिर 2022 में खेला गया। कहां पर? बर्मिंघम में। बर्मिंघम कहां पर है? यूके में है। ठीक है, इंडिया की रैंक कौन सी थी? 4th रैंक थी। फर्स्ट रैंक किसकी थी? ऑस्ट्रेलिया की थी। इंडिया ने टोटल मेडल कितने जीते थे? 61 जीते थे। गोल्ड कितने जीते थे? 22। सिल्वर कितने जीते थे? 16। ब्रॉन्ज कितने जीते थे? 23। काउंट करेंगे 61 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी में किसने फ्लैग पकड़ा था? तो पीवी सिंधु और मनप्रीत जी ने। क्लोजिंग सेरेमनी में किसने पकड़ा था? तो आपको याद रखना है शरत कमल अचंता। ठीक है, आगे बात करें। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द टेम्पल एट खजुराहो वर बिल्ट ड्यूरिंग विच डायनेस्टी? ठीक है, खजुराहो में मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? मौर्यन डायनेस्टी, चंदेल डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी और विजयनगर? फटाफट बताइए। यहां आप कह रहे सर चंदेल, चंदेल, तो जो लोग चंदेल कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंदेल डायनेस्टी ने इसके बनवाया था। चंदेल डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे? ननूक थे। कौन थे? ननूक थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चंदेल डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? ननूक थे। और खजुराहो मंदिर ये जो है ये कहां पर आपको मिलेगा? ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में, छतरपुर के पास में। और खजुराहो को भी यूनेस्को का दर्जा दिया गया। ठीक है, द फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, भारत में पहला जो है उच्च न्यायालय कहां पर स्थापित किया गया था? सॉरी, कब स्थापित किया गया था? 60, 62, 67 और 57? बहुत इजी सा क्वेश्चन। कह रहे सर होना चाहिए 62। ओके, बाकी लोग? ठीक है सॉरी, यहां पे 62 जो लोग कह रहे हैं उनका करेक्ट। देखिए अगर हम बात करते हैं हाईकोर्ट की, तो हाईकोर्ट जो है ये अनुच्छेद किस में मेंशन है? 200 किस में है? 14 में है क्या? फटाफट से बताइए। ठीक है, कितने हाई कोर्ट हैं भारत में? 25 हाई कोर्ट है। इनमें से सबसे बड़ा हाई कोर्ट, सबसे ज्यादा मतलब बेंचेस वाला हाई कोर्ट, मैक्सिमम बेंचेस किसके पास हैं? तो आप कहोगे मैक्सिमम बेंचेस गुवाहाटी हाई कोर्ट के पास। कितने बेंचेस हैं यहाँ पे? 6 बेंचेस हैं। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा मैक्सिमम सीट किस हाई कोर्ट में है? मैक्सिमम सीट तो आप कहोगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया कि सबसे पहला जो हाई कोर्ट वो स्थापित हुआ वो कौन सा हुआ? 1862 में हुआ था। कौन सा? कोलकाता हाई कोर्ट। ठीक है, कोलकाता हाईकोर्ट। यहां पे मेंशन था क्या? नहीं मेंशन है। तो कोलकाता हाईकोर्ट 1862 में स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए। एज पर द बजट 2023-24 हाउ मच कम्स फ्रॉम द कॉर्पोरेशन टैक्स फ्रॉम 1 रुपी रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट? ठीक है, बजट 2023-24 के अनुसार सरकार से प्रत्येक 1 रुपए की प्राप्ति पर निगम कर से कितना आता है? 4 पैसा, 15 पैसा, 17 पैसा और 7 पैसा। कुछ लोग 17 कह रहे हैं, कुछ लोग 15। करेक्ट आंसर यहां क्या हो जाएगा भाई? 15 पैसा। कितना आता है? 15 पैसा। ये आपको ध्यान रखना, 1 रुपए पे। ठीक है, चले आगे। चलिए अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग रिबेलियन यहां पे अकर्ड बिटवीन 1855-56? ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था अभी। निम्नलिखित में से कौन सा जो है विद्रोह 1855-56 के बीच में हुआ था? संथल, कोल, रामोसी और पाइका? कौन सा हुआ था? तो यहां पे कह रहे सर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1 संथल। संथल कह रहे हैं, बाकी लोग क्या कहते हैं? संथल करेक्ट होगा या फिर नहीं होगा? चलिए, जो लोग यहां पे संथल संथल कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है? संथल इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये किसने इसकी शुरुआत की थी? कान्हू और सिद्धू ने। किसने? कान्हू एंड सिद्धू। ठीक है, तो आपसे अगर हो सकता है इस बार ये पूछ लिया जाए कि इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो कान्हू और सिद्धू के द्वारा की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भूलना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। आगे बढ़े। अच्छा, पाइका रिबेलियन कब हुआ था? 1817 में। कब हुआ था? ये अभी एग्जाम में पूछा गया था हाल ही में कि पाइका रिबेलियन कब हुआ था, तो 1817 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। चलिए,
In which type of farming the land is used for growing food and fodder crops and rearing livestock? किस प्रकार की जो खेती में भूमि का उपयोग भोजन और चारे के फसलों को उगाने और पशुधन पालने के लिए किया जाता है? डेयरी फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग? जल्दी से बताइए। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक फटाफट से लाइक और शेयर नहीं किया, जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर करते हो। 400 के ऊपर लेके चलते हैं। कह रहे सर मिक्स्ड फार्मिंग होनी चाहिए, तो बिल्कुल मिक्स्ड फार्मिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखें, क्या हो जाएगा? मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, अगला सवाल। द एंशिएंट हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ बैसाखी इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ ऑफ द ईयर? बैसाखी का प्राचीन उत्सव जो है वो वर्ष के किस महीने में मनाया जाता है? नवंबर, अप्रैल, अगस्त और जनवरी? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। जनवरी नहीं, हाँ, जो अप्रैल अप्रैल कह रहे हैं उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको याद भी होगा जलियांवाला बाग मैसेकर जब हुआ था तो वहां पर लोग कौन सा त्योहार मना रहे थे? बैसाखी का त्योहार मना रहे थे, 13-14 अप्रैल, आपको याद होगा, है ना? तो बैसाखी का जो त्योहार है वो अप्रैल में। अच्छा, बैसाखी का त्योहार मनाया क्यों जाता है? किस दिन को याद रखते हुए मनाया जाता है? जल्दी। अच्छा दोस्तों, खालसा पंथ की शुरुआत हुई थी क्या? हाँ, यहां पे किसने बताया? आर्टिस्ट आर्टी ने बताया सबसे पहले कि खालसा पंथ की शुरुआत हुई थी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ खालसा पंथ, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ खालसा पंथ, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, खालसा पंथ, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है भाई, है ना? अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक्स? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी 3 प्रमुख प्रकार की चट्टानों में से एक नहीं है? ठीक है, मैग्नेटिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक? जल्दी से बताइए। यहां पे कह रहे सर होना चाहिए मैग्नेटिक रॉक। ठीक है, मैग्नेटिक रॉक टाइप की कोई भी रॉक नहीं होती, बाकी मेटामॉर्फिक रॉक होती है, जिस मार्बल इज द एग्जांपल। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक को हम लोग फ्यूल रॉक भी कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फ्यूल रॉक। इसके एग्जांपल होते हैं शेल रॉक। ठीक है, इग्नियस रॉक होते हैं, 2 तरह के एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक्स होते हैं, है ना? अगला क्वेश्चन, लियोनेल मेसी इज अ फेमस प्लेयर ऑफ डैश स्पोर्ट? लियोनेल मेसी जो है डैश खेल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन और क्रिकेट? फुटबॉल। अच्छा चलिए, फुटबॉल सही है। अच्छा दोस्तों, अभी हाल ही में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ, ये तो बिल्कुल पता होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन कहां पर यह हुआ, कहां पर आयोजित हुआ और कौन सी टीम ने जीता? तो स्पेन ने जीता। किसने? स्पेन ने। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, स्पेन ने जीता। हाँ, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ, बिल्कुल। अब मुझे बताइए गोल्डन बॉल किसे मिला? ठीक है, गोल्डन बॉल, ये होमवर्क लिख लीजिए, होमवर्क नंबर 5 है ना, 5, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़े। ठीक है, हाँ, यहाँ पे किसने आंसर भी दे दिया है? झांसी ने आई गेस दिया था आंसर। ठीक है दोस्तों, होमवर्क है, ऐसा टेंशन नहीं लेना है, आराम से आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, करगम फोक डांस इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? जो करगम लोक नृत्य है ये किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए। तमिलनाडु, राजस्थान, असम और हरियाणा, किससे संबंधित है? तमिलनाडु, तो करेक्ट आंसर यहां क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। अभी हमने बात की थी दोस्तों, कामसाले, कुनीथा, करगा, ठीक है, ये सारे के सारे कहां के हैं? तमिलनाडु के हैं। सॉरी, करगा वगैरह तो सॉरी, करगा वगैरह जो है ये करगम है, नॉट करगा। करगा जो है वो कर्नाटका का है। ठीक है, कुनीथा कर्नाटका का है। ठीक है, यहां का करगम है, कंफ्यूज नहीं होंगे, करगा जो है वो कर्नाटका का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, फिर से मैं लिख देता हूं, करगा, कुनीथा, कामसाले, ये कहां के हैं? ये कर्नाटका के हैं। ठीक है, और ये करगम कहां का है? तमिलनाडु का है। आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल, रमप्पा टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विच गॉड? रमप्पा मंदिर जो है वो किस भगवान को समर्पित है? क्या लॉर्ड राम को है, विष्णु को है, इंद्र को है या शिव जी को है? किसको समर्पित है? विष्णु जी नहीं, शिव जी जो लोग कह रहे हैं ना उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, रमप्पा मंदिर जो है ना, इसको यूनेस्को साइट में जो है दर्जा दिया गया। कब दर्जा दिया गया? 2021 में। और 2021 में एक और साइट को दर्जा दिया गया, वो कौन सा था? धोलावीरा। धोलावीरा जो है ये कहां पर है अभी प्रेजेंट में? गुजरात राज्य में, है ना? तो इसको मिला के जो है
टोटल यूनेस्को साइट 40 हो गए, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछ लिया जाए सबरीमाला मंदिर जो है किस देवता का मंदिर है, तो आप कहोगे अयप्पा भगवान का मंदिर है, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे और भी मंदिर आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछा जाएगा किस भगवान से रिलेटेड है। भक्ति मूवमेंट के समय आपको याद होगा दोस्तों, जो शिव जी को फॉलो करते थे ना, तो उनको कहा जाता था नैनार, ठीक है, नैनार। और जो विष्णु जी को पूछा करते थे, फॉलो करते थे, उनको अलवर्स, क्या कहते थे, अलवर्स, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। द सेल हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डेजिग्नेटेड एज। केंद्रीय की झिल्ली के साथ जो है सुव्यवस्थित केंद्रीय वाली कोशिकाओं को डैश के रूप में नामित किया जाता है। चीक सेल या फिर ऑटोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, क्या कहेंगे हम इसको? कह रहे सर होगा यहाँ पे यूकैरियोटिक, तो करेक्ट आंसर होगा भाई यूकैरियोटिक सेल, जिसमें दोस्तों वेल डिफाइंड हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। मोसेस एंड लाइकेन आर फाउंड इन विच काइंड ऑफ फॉरेस्ट। जो काई होती है और जो लाइकेन होता है वो किस प्रकार के वन में पाई जाती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, कॉनिफेरस, टुंड्रा। जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा हो वहीं को टिक लगा दो। कह रहे सर डी ऑप्शन, ओके। यहां पे करेक्ट आंसर होगा तुंद्रा, ठीक है, तुंद्रा फॉरेस्ट, जहां पे ठंडा इलाका हो, बारिश हो, मॉइस्ट हो, है ना। अगला क्वेश्चन। इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द डैश एश्योर्स द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश व्यक्ति की गरिमा का जो है आश्वासन देता है? लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और जस्टिस। क्या होगा यहाँ पे? 405 लोग लाइव हैं दोस्तों, फटाफट से जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है लाइक शेयर भी करते हुए चलेंगे। यहाँ पे कह रहे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बंधुत्व, फ्रेटर्निटी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल। In which of the following article equality of opportunity in matters of public employment is mentioned? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की जो है समानता का उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 14, 17, 15 और 16। क्या होगा? 16 करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा भाई 16, ठीक है। 17 में क्या दिया गया है? 17 में तो वही बोला गया है अस्पृश्यता का उन्मूलन, है ना, अनटचेबिलिटी, है ना। यहाँ पे इक्वलिटी की बात की गई, समानता की, राइट टू इक्वलिटी की बात की गई ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ। 15 में क्या कहा गया है? 15 में कि भाई देखिए जो जाति होती है या फिर जो है यहाँ पे लिंग के बेसिस पे जो है भेदभाव वो खत्म करना है, ठीक है। अबोलिश जो है यहाँ पे प्रोहिबिट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। 18 में क्या कहा गया? जो टाइटल यूज होते हैं ना, उपाधियां, उनका उन्मूलन करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल। फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन डैश। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र डैश में आयोजित हुआ था? कलकत्ता में, बॉम्बे में, सूरत में और लाहौर में। कहां पर हुआ था? बॉम्बे, तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? बॉम्बे करेक्ट आंसर होगा। देखिए 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसके समय में हुई थी? डफरिन के समय में, ठीक है। किसने इसकी स्थापना की थी? A.O. हुमे ने की थी। और किसने इसकी अध्यक्षता की थी? तो W.C. बनर्जी ने की थी। और ये कहां पर हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, होमवर्क आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में। 6 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए, ठीक है। ओ हो दोस्तों, यहां पे समय होता है समाप्त।